दिस अशोक कुमार, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइज, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। डियर गाइज, आज का हमारा वीडियो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे है। डियर गाइज, जैसा कि आपको पता है हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन को क्लियर किया है। पर्सनल प्रोनाउन में हर चीज़ हमने क्लियर कर ली है। उस पर तकरीबन 4-5 मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप जानते हैं प्रोनाउन हम ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब हमने पर्सनल प्रोनाउन के केसेस पढ़े थे, वहाँ पे हमने उसको एग्जांपल्स के तौर पे सीखा था। आज हम बिल्कुल अलग तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो लिख लिए हैं। तो डियर गाइस, अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, reflexive pronoun. Reflexive pronouns are also called compound personal pronouns. Reflex pronoun also called compound personal pronoun. इनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं। जिस तरह हमने कंपाउंड नाउन पढ़े थे जिसमें एक से ज़्यादा अल्फाज, एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर कोई एक वर्ड बना रहे थे, कोई एक नाउन बना रहे थे, तो हम उसको कंपाउंड नाउन कह रहे थे। तो इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन में भी जब एक से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जो प्रोनाउन बनाते हैं उस प्रोनाउन को हम कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं। Pronouns are called reflexive when the action done by the subject turns back, refers back, affects back, or reflects back upon the subject. जब कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे, कोई काम करे किसी सेंटेंस में, और उस काम और उस एक्शन का जो असर है वो वापस उस सब्जेक्ट की तरफ हो, उसका जो असर है वो वापस उस सब्जेक्ट पे पड़े, वो जो काम एक्शन है वो रिफ्लेक्ट करे वापस उसको सब्जेक्ट को, तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखे हैं, टर्न्स बैक, आर रिफर्स बैक, आर अफेक्ट्स बैक, आर रिफ्लेक्ट्स बैक। तो ठीक है, इन सभी का मतलब एक ही है, जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा वो टर्न बैक सब्जेक्ट की तरफ होगा, जो एक्शन है वो सब्जेक्ट की तरफ लौटेगा। इसका मतलब ये है जो एक्शन का जो किसी ऑब्जेक्ट पे जो असर होता है, जिस तरह हम पढ़ते हैं दूसरे टेंस के सेंटेंस वगैरह होते हैं तो उनमें एक्शन का जो असर होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है। तो इसमें भी जो एक्शन का जो असर होगा वो वापस उसी प्रोनाउन पे पड़ेगा, उस जो प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट पे पड़ेगा। तो हम इसलिए मैंने लिखा टर्न्स बैक या रिफर्स बैक। रिफर्स बैक का मतलब मैं समझा दूँ, जब कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, जानते हैं एक्शन के बाद हम कोई ऑब्जेक्ट होता है, एक्शन का जो असर है जिस ऑब्जेक्ट के पे पड़ता है तो हम सेंटेंस में उस एक्शन के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे जो रिफर्स बैक, जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिफर्स बैक करेगा टू सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो वापस ही उसी सब्जेक्ट का ही हवाला आपको देगा। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अफेक्ट्स बैक, जिस तरह हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ पे किसी एक्शन का असर हो या किसी शख्स पे किसी एक्शन का असर हो तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अफेक्ट्स बैक, आप जानते होंगे जब टेंसेस के सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उसमें जो वर्ब होता है, एक्शन होता है, उसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अफेक्ट्स बैक मतलब जो एक्शन परफॉर्म करेगा जो सब्जेक्ट, वो अफेक्ट बैक सब्जेक्ट को ही करेगा, उस सब्जेक्ट पे ही उसका असर होगा, किसी और पे असर नहीं होगा। तो हम फिजिक्स में रोशनी के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट भी होती है, मतलब वो जाके वापस मुड़ती है। तो टर्न्स बैक भी मैंने यहाँ लिखा है, रिफ्लेक्ट्स बैक से मुराद टर्न्स बैक। जिस तरह फिजिक्स में हम पढ़ते हैं जो लाइट जो जब किसी सोर्स से निकलती है तो किसी चीज़ से टकरा कर वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, वापस वो मुड़ जाती है, रिटर्न्स बैक। इसी तरह जो यहाँ पे जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा वो एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, वापस ही असर करेगा अपने सब्जेक्ट पे। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे वो एज ए ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे उनको हम इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में आपको पहले से ही जब हमने नाउन के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस पढ़े थे तब भी मैंने बता दिया था। उसके बाद जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं उनमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस उनके पढ़े थे तब भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होंगे वो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, किसी एक्शन के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। मतलब उस एक्शन का जो है उस ऑब्जेक्ट पे असर पड़ता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे एक्शन का असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट टू द सेम पर्सन आर थिंग। देखिए गाइस, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे टू द सेम पर्सन। ये पॉइंट कह रही है जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, वापस मुड़ेगा, वापस असर करेगा। किस पे करेगा? द सेम पर्सन। अब आप समझ गए होंगे जो सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी को ही रिफ्लेक्ट करेगी। जो ऑब्जेक्ट होगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो हम सेंटेंसेस देखेंगे उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो वापस सेम पर्सन को रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। इसमें जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आगे सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स आर सेम। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स सेम है, सिमिलर है, एक जैसे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग नहीं होगा, सब्जेक्ट भी वही होगा तो ऑब्जेक्ट भी वही होगा। आगे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। डियर गाइस, यहाँ पे टोटल मैंने इसकी तकरीबन 8 पॉइंट्स मेन जो पॉइंट्स है इसके बारे में इनके इंट्रोडक्शन जो आती है वो मैंने लिख ली है। ये पॉइंट्स, ये जो एग्जांपल पढ़ने के बाद सीखने के बाद हम इन पॉइंट्स पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी कभी हम सेंटेंसेस में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आपको पता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होता है। तो ऑब्जेक्ट जब ना कहीं पे नहीं होगा किसी सेंटेंस में, जब भी हम वहाँ पे लगाने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड विद द सब्जेक्ट बट नॉट एज सिंगल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अकेले या तन्हा, अकेले तौर पर या तन्हा के तौर पर वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। एज ए सिंगल वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो किसी सब्जेक्ट के साथ किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स विथ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो सेल्फ या सेल्व्स, सेल्फ SELF, सेल्फ या सेल्व्स SELVES, सेल्व्स, सेल्फ और सेल्व्स मिलाने से बनते हैं। किस माय के साथ हम सेल्फ मिला लेते हैं तो माय सेल्फ बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आवर के साथ आवर सेल्व्स हम मिला देते हैं तो आवर सेल्व्स बन जाता है। यूअर के साथ हम यूअर सेल्व्स और यूअर सेल्फ दोनों मिला लेते हैं तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। हर के साथ सेल्फ मिलाएंगे तो हर सेल्फ बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट के साथ सेल्फ मिलाएंगे इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। देम के साथ सेल्फ ऐड करेंगे तो देम सेल्फ बन जाएगा, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ठीक है, ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट बिफोर वर्ब। देखिए, आपको पता है सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्ट यूजुअली आमतौर पर ज़्यादातर अक्सर करके वो वर्ब से पहले आता है और वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंसेस में वो वर्ब के बाद आते हैं। ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रीपोजिशंस,
ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीपोजिशन के बाद भी आते हैं। प्रीपोजिशन के जो बाद वर्ड्स इस्तेमाल होने वाले होंगे उनको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और वर्ब जो होते हैं, एक्शंस जो होते हैं, उनके बाद जो इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स होंगे उनको हम ऑब्जेक्ट ही तस्वर करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो अब आपको मैं बता दूं सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डियर गाइस या तो प्रोनाउन होगा या कोई नाउन होगा, कोई और हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ऐसे वर्ड्स हैं, एक नाउन दूसरा प्रोनाउन, वो हमारे सब्जेक्ट भी बन सकते हैं ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे, प्रोनाउन और नाउन। नाउन और प्रोनाउन ही हमारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन सकते हैं। देखिए एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रिकॉल कर दूँ, हम पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के सब नाउन पढ़ा था, और ऑब्जेक्ट को भी पढ़ चुके हैं। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हमने जब प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में उनके जो केसेस पढ़े थे, सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस, तो उनमें भी मैंने इनको डिस्कस किया था। तो देखिए अभी मैं बता दूं आपको, सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं, उस शख्स को, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया सब्जेक्ट कौन होगा, या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा। तो डियर गाइस उस नाउन या उस प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट कहते हैं जो किसी सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म करे। उस नाउन या उस प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट कहते हैं जो किसी सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करे, कोई काम कर रहा हो। और सब्जेक्ट हम उस नाउन और प्रोनाउन को कहेंगे जिसके बारे में हम किसी सेंटेंस में या बोलते वक्त या लिखते वक्त हम बात कर रहे होते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और डियर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैं बता दूं आपको, ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ है या वो शख्स है, वो पर्सन है, वो प्रोनाउन है जिस पे किसी एक्शन का असर हो। ये हमेशा सेंटेंस में एक्शन है जो हमारा वर्ब होता है उसके बाद इस्तेमाल होती है, और प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होती हैं ऑब्जेक्ट्स। तो डियर गाइस आप समझ गए, ऑब्जेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो, अफेक्टेड बाय द एक्शन हो, जो एक्शन से मुतासर हो, जिस पे एक्शन का असर हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डियर गाइस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन होते हैं, दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेंगे, एक नाउन दूसरा प्रोनाउन। इनके अलावा कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो डियर गाइस अब एग्जांपल शुरू करते हैं हमारे। यहाँ पहला मैंने लिखा है, ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, और ये जो पॉइंट हमने पढ़ी थी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट्स आर सेम, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में, तब जाके हमारा वहाँ पे रिफ्लेक्स प्रोनाउन बनेगा। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बनेगा। तो डियर गाइस देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल्स देखते हैं। आई हर्ट हर, आई हर्ट हर, मैंने उसे दुख पहुंचाया, मैंने उसे तकलीफ दी। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हमारा आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और ऑब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर है। तो सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है। ठीक है, जिस तरह अभी हमने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से मिलता जुलता होगा, जो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलर टू सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, सब्जेक्ट से ही निकला हुआ होगा। तो यहाँ पे हर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या तो थर्ड पर्सन है, तो अलग हो गए, ये सिमिलर नहीं है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे सिमिलर नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आई हर्ट मी, मैंने मुझको तकलीफ दी, मैंने मुझको दुख पहुंचाया। तो डियर गाइस मुझको, हमको, डियर गाइस मुझको, हमको ये वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किए जाते। जिस तरह आई हर्ट मी, मैंने मुझको दुख पहुंचाया, मैंने मुझको तकलीफ दी। तो यहाँ पे मैंने मुझको दी, इसका मतलब है मैंने खुद को दी। मुझको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे मुझको जो वर्ड है ये इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगा मैंने खुद को तकलीफ दी। जो तकलीफ देने का जो एक्शन है वो एक्शन मुझ पे ही असर करेगा। सब्जेक्ट, मैं जो सब्जेक्ट हूँ, आई जो सब्जेक्ट हूँ मैं, मुझ पे असर करेगा। तो डियर गाइस यहाँ पे हम मी नहीं लिखेंगे, मी हमारे लिए गलत होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे माई सेल्फ।
जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट जो बनेगा वो होगा आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को दुख पहुंचाया, मैंने खुद को तकलीफ दी। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट मी, यहाँ पे मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताइए। देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, इनमें आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन हम यू को वहाँ पे नहीं तो बोलते हैं नहीं तो लिखते हैं, लेकिन वो होता यू है, वो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो यू होता है हमारा। तो यहाँ पे हम कहें यू टेल मी अबाउट हिम, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम ओमिट आउट कर देते हैं, लेफ्ट आउट सेंटेंसेस में कर देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को, और हम लिखते हैं सब्जेक्ट जो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो वर्ब से शुरू हम करते हैं। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताइए। तो ठीक है, यहाँ पे बताने वाले कौन है, यू है सब्जेक्ट हमारा, और ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, उसके बारे में बताइए। मी और हिम ये ऑब्जेक्ट हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बारे में जानना चाह रहे हैं हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। देखिए जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर होंगे तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट लिखा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे आपके बारे में बताइए, मुझे आपके बारे में बताइए। ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको पता है जो सब्जेक्ट है वो यू है, और सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूर सेल्फ जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, तो ये हमारा इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वी कैन हेल्प देम, वी कैन हेल्प देम, हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वी है, ऑब्जेक्ट देम है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी, और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज है, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम खुद की मदद कर सकते हैं। आवर सेल्व्स का मतलब है खुद की, सेल्व्स वी एस लगाया, ये सेल्फ का जो प्लूरल है, सेल्फ का प्लूरल है। आवर सेल्व्स, वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम खुद की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट हमारा वी है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ऑब्जेक्ट भी वी का है। आवर सेल्व्स जो ऑब्जेक्ट है वो वी से निकला हुआ है, ऑब्जेक्ट वी को रिफर कर रहा है, वी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो एक्शन जो हेल्प है वो एक्शन जो हेल्प है, एक्शन का जो रिफ्लेक्शन है या असर है वो वापस सब्जेक्ट पे हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सा हर, उसने उसे देखा। ये जो देखने वाला है मैस्कुलाइन जेंडर है, मेल है, और जिसको देखा जा रहा है वो है फेमिनाइन जेंडर, फीमेल है। यहाँ पे हर, ही सा हर, उसने उसे देखा। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग हैं। जिस पहले मैंने बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक जैसे ही रखते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी सा हर सेल्फ, शी सा हर सेल्फ, उसने खुद को देखा। उसने उसको देखा नहीं, उसको देखा हम नहीं कहेंगे,
उसने खुद को देखा। जब वो खुद को देख रही है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे उसने उसको देखा, वो खुद ही अपने आप को देख रही है तो हम कहेंगे ही सा हर सेल्फ, उसने खुद को देखा। यहाँ पे हर सेल्फ ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। देखें शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हर सेल्फ जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का है, से निकला हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर से रिश्ता है इनका, इन दोनों का थर्ड पर्सन सिंगुलर से रिश्ता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। यहाँ पे हम सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ही नोज देम, वो उन्हें जानता है। ही नोज देम, वो उन्हें जानता है। देख जानने वाला वो है और जानता है उन्हें, उनको, कोई और है, उनको जानता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग हैं। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग हैं, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखते हैं एग्जांपल, ही नोज हिमसेल्फ, वो उससे जानता है। इस तरह हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो जानने का जो ये एक्शन है ये जानता किसको, खुद को ही जानता है। ही नोज हिमसेल्फ, वो खुद को जानता है, वो खुद को जानता है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर से रिश्ता रखता है। जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। तो ठीक है, इन एग्जांपल्स में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। तो मैंने एग्जांपल्स का एक पेयर बना दिया। उस पेयर में जो पहला एग्जांपल मैंने जिस तरह एक ये पेयर था, दूसरा ये पेयर था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था। ये जो 5 पेयर्स मैंने बनाए थे, इन पेयर्स में जो पहला एग्जांपल था वो ये हमें दिखा रहा था कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग अलग हैं सेंटेंस में। और सेकंड नंबर जो पेयर में हमारा सेंटेंस था, एग्जांपल था, वो हमें ये दिखा रहा था जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आई का जो ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे बी नहीं करेंगे, माई सेल्फ करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होंगे। ये मी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे हम मी को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एक ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होने चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल दिया गया। यहाँ पे मी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और हो। जिस तरह मैं लगा दूँ यहाँ पे ही हर्ट्स मी, ही हर्ट मी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दूँ तो मी का इस्तेमाल करना हमारे लिए दुरुस्त होगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट भी उसी का है, तो यहाँ पे मी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, अब जो आगे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ये वाली पॉइंट आपको समझाऊंगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड विद द सब्जेक्ट बट नॉट ए सिंगल। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के इससे अर्थ इस्तेमाल होंगे, अलग नहीं इस्तेमाल हो सकते। तो ये इन एग्जांपल्स को मैं रब करके अब आपके लिए जो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 के एग्जांपल्स है वो लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो। डियर गाइस, आपको पता है जब सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता है, मुकम्मल नहीं होता है, तो वो सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं रखता है, वो सेंटेंस कोई सेंस नहीं दिखाता है, वो सेंटेंस हमें समझ नहीं आता है। तो हम सेंटेंस उसको कहते हैं जब उसका कोई कंप्लीट सेंस हो, उसकी कंप्लीट मीनिंग हो, सामने सुनने वाला हो उस सेंटेंस से समझ सके, सेंटेंस उस जो बातचीत में उस बातचीत का पूरा मतलब निकाल सके, तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। तो डियर इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं तो हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है। तो डियर जब कहीं पे आपको पता है, अगर मैं कहूँ आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, आप समझ गए मेरे सेंटेंस को, नहीं समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब तो खेलने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, मैं क्या खेलता हूँ,
आप नहीं समझ पाएंगे, मेरे कहने का जो मतलब है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। जब मैं कहूँगा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप पूरा कंप्लीटली प्रॉपरली आप मेरे इस सेंटेंस का मतलब समझ पाएंगे। पूरा सेंटेंस का आपके सामने आ जाएगा कि जो है अशोक क्रिकेट खेलता है। तो ठीक है, इसी तरह जब किसी सेंटेंस में हम कोई ऑब्जेक्ट पुट नहीं करेंगे या सब्जेक्ट पुट नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस हमारे लिए इनकम्प्लीट होगा, वो सेंटेंस कोई सेंस नहीं दिखा पाएगा। तो ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होगा। उस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ही इंजॉयड इन द पार्टी, उसने पार्टी में मज़ा किया, उसने पार्टी को एंजॉय किया। तो आपको पता है वर्ब है या एक्शन है उसके बाद ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल होगा। वर्ब या एक्शन से पहले हम सब्जेक्ट को ही इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बता दिया था। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्शन है एंजॉयड, वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होगी, या तो कोई प्रोनाउन होगा या तो कोई नाउन होगा। यहाँ पे इन हमारा प्रीपोजिशन है, नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन तो नहीं है। इन द पार्टी, इन द पार्टी, और ये इन के बाद जो द पार्टी इस्तेमाल हो रहा है ये हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में हो रहा है। लेकिन इस सेंटेंस के लिए जो इस वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट आना था वो ऑब्जेक्ट नहीं आया यहाँ पे। तो जब किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसकी जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, ही एंजॉयड, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है आपने पहले देखा होगा, जिस तरह आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का यूर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, वन के लिए वन सेल्फ। तो इस तरह ही का जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा हिम सेल्फ। ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। तो ठीक है, यहाँ पे नाउन पार्टी में जो एंजॉय किया है वो खुद ने एंजॉय किया, तो यहाँ पे किसी नाउन पे असर नहीं हुआ है इस एक्शन का, बस खुद एंजॉय किया है। तो एंजॉयमेंट का जो असर है, रिफ्लेक्शन, वो उस खुद पे जा रहा है, ही खुद पे जा रहा है। तो हिम सेल्फ जो है ये जो एक्शन इसी पे असर कर रहा है हिम सेल्फ के हिसाब से। तो हम ही का या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे हिम सेल्फ। ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, उसने पार्टी में खुद इंजॉय किया। अब देखते हैं नेक्स्ट, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड, मेरे दोस्त ने तारुफ कराया, मेरे दोस्त ने तारुफ कराया। तो ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब को कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, वर्ब का जो कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, एक्शन वाला सेंटेंस कंप्लीट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का आना अब ज़रूरी है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे किसी इंट्रोड्यूस जो किया है वो किसी चीज़ पे असर नहीं हो रहा है, किसी शख्स पे असर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्रोनाउन ही लाएंगे। तो माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। अगर वो हमारी फ्रेंड फीमेल है तो हम लिखेंगे हर सेल्फ। माई फ्रेंड अगर फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है, तो हम लिखें माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ। अगर मैस्कुलिन जेंडर है, मेल है, तो हम लिखें माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी था जो कि हमारा प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट है हमारा। इसी तरह इसमें ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी था जो कि एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ, ही मस्ट टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ आपको पता है मतलब परवाह करना या हिफाजत करना, संभाल करना, किस चीज़ को संभालना। ही मस्ट टेक केयर ऑफ। तो डियर गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, टेक केयर ये वर्ब है,
मस्ट टेक केयर, मस्ट भी इसी वर्ब में आता है, ऑफ। अब डियर गाइस ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हमें क्लियर नहीं है ये जो केयर है ये किस पे असर कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही मैं पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होगा जो सब्जेक्ट को रिफर करेगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही की जगह पे हम लिखेंगे हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज टॉकिंग टू, वो बात कर रही है, किसी से बात करते हैं, किसी दूसरे से हम बात करते हैं तो कहते हैं हम टॉकिंग टू। तो ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए, ये जो सब्जेक्ट है ये टॉकिंग का एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इज टॉकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद जो आने वाला होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। टू लगा है मतलब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ हम ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम यहाँ पे पुट कर सकें। तो ऑब्जेक्ट यूँ समझिए, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही है, क्या लगाएं, कौन सा ऑब्जेक्ट लगाएं? तो हम लगा सकते हैं शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, वो बनेगा हरसेल्फ। शी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, वो खुद से बात कर रही है, वो उससे बात कर रही है नहीं है, वो खुद से बात कर रही है, तो हम कहेंगे वो खुद से बात कर रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यू विल हर्ट, आप तकलीफ दोगे, आप दुख पहुंचाओगे, तो यू विल हर्ट। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये सेंटेंस हमारा जिस तरह पहले मैंने बताया था, जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से सेंटेंस इनकम्प्लीट बनते हैं। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस किसी काम का नहीं होता है, सेंटेंस को हमेशा उसका सेंस दिखाने के लिए कंप्लीट किया जाना ज़रूरी है। तो इस तरह यहाँ पे भी सेंटेंस इनकम्प्लीट था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट था। यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करेंगे तब जाके हमारा इसका कंप्लीट सेंस, हमें पूरा सेंस समझ आएगा। यू विल हर्ट, और ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो क्या आती हैं, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट्स आती हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कौन से होंगे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन हम नाउन क्यों पुट करें, क्यों पुट करें, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ये क्लियरली नहीं बता रहा है किसको हर्ट करेगा। ठीक है, तो कोई यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जो हम यहाँ पे लगाएं। जब हमें सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, पॉइंट नंबर 5, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यू विल हर्ट योरसेल्फ। और एक बात और मैं बता दूं, यू अगर हमारे प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे योरसेल्व्स, योरसेल्व्स इस्तेमाल करेंगे। यू विल हर्ट योरसेल्व्स इफ देयर इज प्लूरल प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। तो ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहे थे। तो सेंटेंस जब इनकम्प्लीट होता है तो हम उसका सेंस कंप्लीट मीनिंग हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए सेंटेंस को कंप्लीट करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। और जब कोई वहाँ पे कोई क्लियर हमारे लिए ऑब्जेक्ट नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या पुट करें वर्ब का, तो हम उसकी जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होगा जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। ही इंजॉयड हिमसेल्फ होगा, ही इंजॉयड हर सेल्फ नहीं होगा यहाँ पे, या माई सेल्फ नहीं होगा। ये जो हमें हमारे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफर्स टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हवाला देगा, सब्जेक्ट के बारे में बताया, जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो ठीक है, ये मैंने पॉइंट नंबर 5 समझाने की कोशिश की है। अब इसको रब करके मैं फिर आपको पॉइंट नंबर 6 समझाता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह कभी कभार हम कहते हैं मैं खुद, या मैंने खुद, हमने खुद, उसने खुद, उन्होंने खुद, आपने खुद। तो इस तरह जिस तरह अगर मैं कहूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला
हमने खुद हमारा होमवर्क किया। हमने खुद, तो हमने खुद के लिए तो हम आवर सेल्स इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आवर सेल्स डिड आवर होमवर्क, आवर सेल्स डिड आवर होमवर्क। आवर सेल्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा। जिस कुछ देर पहले पढ़ा, जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन होंगे वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे। तो आवर सेल्स डिड आवर होमवर्क, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसमें ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन वो सब्जेक्ट के साथ आएंगे। हमने खुद अपना होमवर्क किया, तो यहाँ पे लगेगा वी। आवर सेल्स का जो सब्जेक्ट होगा वो वी होगा। जो आपको पता, रिफ्लेक्स प्रोनाउन हमेशा अपना ही सब्जेक्ट जो होता है वही साथ लाते हैं। माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ गया। माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ गया। तो डियर गाइस, मैं खुद के लिए माई सेल्फ वेंट देयर, तो माई सेल्फ यहाँ तो सब्जेक्ट में आ जाएगा। माई सेल्फ का जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट में कभी नहीं आएगा, तो इसकी जगह पे इसके साथ हमें सब्जेक्ट लाना ज़रूरी है। तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो आई बनेगा। आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ पे गया। तो देख रहे हैं आप, जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, एज ए सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होंगे। हर सेल्फ इज मेकिंग टी, वो खुद चाय बना रही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे शी है। शी हर सेल्फ इज मेकिंग टी, सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। हर सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ रिफ्लेक्स प्रोनाउंस हैं, ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होंगे। देम सेल्स हैव प्लेड क्रिकेट, उन्होंने खुद क्रिकेट खेली है, वो खुद क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देम सेल्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसके साथ सब्जेक्ट आना ज़रूरी है, और देम सेल्स का सब्जेक्ट होगा दे। तो ठीक है, अब आप समझ गए। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें रिफ्लेक्स प्रोनाउन को हम सिंगल, अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमेशा अपना अपना सब्जेक्ट साथ में लाते हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट उनका देना ज़रूरी होता है। जो सब्जेक्ट केस हमारा प्रोनाउन का होगा वो देना ज़रूरी पड़ता है। जिस तरह वी, आवर सेल्फ के लिए वी, माई सेल्फ के लिए आई, हर सेल्फ के लिए शी, हिम सेल्फ के लिए ही, इट सेल्फ के लिए इट, देम सेल्फ के लिए दे। तो इस तरह। तो डियर गाइस, ये पॉइंट नंबर 6 आपने यहाँ पे समझ ली। तो डियर गाइस, ये था आज का हमारा रिफ्लेक्स प्रोनाउन। डियर गाइस, मैं यहाँ पे फिर अपने आज के जो वीडियो के बारे में आपको फिर थोड़ा बता दूँ। रिफ्लेक्स प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जिनको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये है, जिस तरह कंपाउंड नाउन होते हैं वो एक से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जो कंपाउंड नाउन बनते हैं, जिस तरह कमांडर्स इन चीफ, ब्रदर इन लॉ, फास्ट फ्रेंड, वार लॉर्ड। तो जिस तरह कंपाउंड नाउन बनते हैं, इस तरह कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कंपाउंड की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स प्रोनाउन। तो देखिए, रिफ्लेक्स प्रोनाउन के बारे में मैं मेन पॉइंट्स आपको बता दूं। रिफ्लेक्स प्रोनाउन, जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, या जब हम बोलते हैं तो किसी एक्शन के होने के बाद कर रहे हो, किसी एक्शन के परफॉर्म होने की बात कर रहे हैं, तो डियर गाइज, वहाँ पे जो एक्शन होगा उस एक्शन का वापस असर उसी सब्जेक्ट पे पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। जो एक्शन है वो वापस असर किसी पे करेगा, उस सब्जेक्ट पे करेगा। जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो उसी सब्जेक्ट की टर्न्स बैक, रिफ्लेक्ट्स बैक, रिफर्स बैक, इस तरह की टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी है। तो उसका मतलब ये है, जो रिफ्लेक्ट करेगा एक्शन, वो वापस, मतलब जो एक्शन का जो असर होगा वो वापस उस सब्जेक्ट पे होगा। और डियर गाइस, जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के सेंटेंसेस में जो होंगे वो एक ही होंगे, सिमिलर होंगे। जो हमारा सब्जेक्ट होगा वही हमारा रिफ्लेक्स प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जो हमारा सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होगा। वहाँ पे मैंने पहले जो एग्जाम्पल्स लिखे थे, तकरीबन 5-6 लिखे थे, उसमें मैंने कुछ ऐसे सेंटेंस लिखे थे जिनमें सब्जेक्ट अलग था, ऑब्जेक्ट अलग था, और उनके साथ साथ पेयर बनाया था सेंटेंसेस का। और उनमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिनमें सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। मतलब वो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो किसी और ऑब्जेक्ट पे असर करेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करेगा उसका असर
वापस खुद पे ही पड़ेगा, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि दूसरे किसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। वो ऑब्जेक्ट की जगह पे करेंगे और वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो डियर गाइस, तो आप समझ गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। और डियर गाइस, मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखी थी कि जो कभी कभार सेंटेंसेस हमारे ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल नहीं होते हैं। कभी कभार किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना देने की जो मजबूरी जो हमारी होती है, उस मजबूरी की जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की वो ये थी कि जो अभी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं वो ये थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा अपना जो है सब्जेक्ट वो साथ में लाते हैं, वो एज ए सिंगल फॉर्म में अकेले इस्तेमाल नहीं होते हैं। जिस तरह मैं कहूँ मैंने खुद खाना पकाया, तो मैंने खुद पकाया, तो माई सेल्फ कुक्ड फूड, माई सेल्फ कुक्ड फूड, इस तरह मैंने कह सकूँगा, ये ग्रामेटिकली गलत होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आई माई सेल्फ, तो माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके साथ उसका सब्जेक्ट आई लगाना ज़रूरी होता है। और एंड में मैं बता दूँ कि रिफ्लेक्स जो प्रोनाउन है वो माई से सेल्फ मिलाकर माई सेल्फ बनाते हैं, आवर से सेल्फ मिलाकर आवर सेल्फ बनाते हैं, यूर से सेल्फ मिलाकर यूर सेल्फ बनाते हैं, यूर से सेल्फ मिलाकर यूर सेल्फ बनाते हैं, हिम से सेल्फ मिलाकर हिम सेल्फ बनाते हैं, और हर से सेल्फ मिलाकर हर सेल्फ बनाते हैं, इट से सेल्फ मिलाकर इट सेल्फ बनाते हैं, और देम से सेल्फ मिलाकर देम सेल्फ बनाते हैं। तो डियर गाइस, ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डियर गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। थैंक यू।